गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप, आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बेहतर होंगे। चलिए, मैं अभिनव कुमार आप लोग के बीच साइंस का एक छोटा सा टॉपिक लेकर चले हैं। जैसे कि हमने पिछले क्लास में पढ़े हुए थे कि मतलब हमें गर्मियों में किस तरह से शीतलता मिलती है और गर्मी के समय में हमें क्यों मतलब कैसा वस्त्र पहनना चाहिए, ठीक ना? तो इसके बारे में हम लोग अच्छी तरह से पढ़े हुए थे और हम लोग ये भी देखे थे कि गर्मी के समय में हमको कैसा वस्त्र पहनना चाहिए। तो ख़ास तौर पे हम लोग गर्मी के मौसम में सूती वस्त्र पहनते हैं, ताकि सूती वस्त्र इसलिए पहनते हैं कि जब हम लोग गर्मी के समय में सूती वस्त्र पहनेंगे तो इससे क्या होगा, हमारा जो मतलब जो पसीना जो होते हैं, ठीक ना, वो क्या करते हैं, वो मुख्य रूप से वो पसीना का सोख लेता है, जिसके कारण से हमारे शरीर में शीतलता प्राप्त मिलती है, से ठंड के जैसे थोड़े महसूस होते हैं, ठीक ना। तो चलिए, आज मंडे है और सेशन क्या बिना देरी किए हुए आज का टॉपिक पे चलते हैं। जैसे कि आज जो हम टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं वह मुख्य रूप से साइंस का ही है और साइंस का जो है वह मुख्य रूप से एनसीईआरटी पे आधारित है और यह क्वेश्चन हम ऑल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए हम लोग तैयारी कराते हैं। जैसे यहाँ से कोई भी कम्पिटिटिव लेवल तैयारी हो सकते हैं, क्योंकि हम एक सिलेबस के साथ पढ़ा रहे हैं। सबसे पहले बुक को यानी कि स्टडी करते हुए और बुक का जो भी इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन जो होते हैं उसको हम लोग यानी कि अच्छी तरह से उसका क्वेश्चन को देखते हुए चलते हैं, ताकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और हम जो भी क्वेश्चन कराते हैं उसमें आंसर में भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव छुपा हुआ रहता है, ठीक ना। तो यहाँ से हम लोग मतलब कोई भी एग्ज़ाम यहाँ से हम लोग आराम से फाइट कर सकते हैं। अर्थात चलिए हम लोग आज का क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। जैसे कि पिछले क्लास में हमने पढ़े थे कि गर्मियों में हमें किस तरह के कपड़े पहनना है। जस्ट उसका आगे का यह टॉपिक जो है, यह टॉपिक के बारे में हम लोग देखते हैं। उससे पहले केमिस्ट्री अर्थात हमारे आसपास के पदार्थ के बारे में अभी हम लोग देखते हैं। सॉरी, केमिस्ट्री में हम लोग अभी मैटर के बारे में अभी खासतौर पे मैटर चैप्टर पढ़ रहे हैं, ठीक ना। तो जैसे कि यहाँ पे देखना है और इसका क्वेश्चन हमको सबसे अच्छा क्वेश्चन, जैसे कि पिछले क्लास में हमने तापमान निकालने के सीखे थे, उसके बाद भौतिक अवस्था को हम लोग निकालने के लिए देखे थे। आज हम लोग का देखना है कि किस तरह से हम यानी कि डिग्री को किस तरह से हम लोग केल्विन में बदलते हैं, किस तरह से यानी कि सेल्सियस को हम लोग केल्विन में बदलते हैं। आइए हम लोग इस वीडियो में देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित तापमानों को निम्नलिखित तापमानों को केल्विन निम्नलिखित तापमानों को केल्विन इकाई में परिवर्तित करें। यानी कि हमको क्या करना है कि इस तापमान को हम लोग को क्या चीज़ में बदलना है, केल्विन में बदलना है। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन है कि 373 डिग्री सेल्सियस को हम लोग केल्विन में किस तरह से बदलते हैं। यानी कि 373 डिग्री सेल्सियस को हम लोग किस तरह से केल्विन में बदलते हैं, ठीक ना। तो चलिए इसके बारे में हम लोग देखते हैं। जैसे कि हम लोग आंसर से चलते हैं। जैसे कि 373 केल्विन जो है, ठीक ना, तो इस 373 को हम लोग क्या करेंगे, टी आई बराबर कितना लिखेंगे, 373 डिग्री के मतलब सेल्सियस। और जब T1 को हम उतना लिखें तो T2 को कितना लिख देंगे, T2 को हम लोग केल्विन लिखते हैं।
यानी कि T1, यानी कि T1 को हम लोग 373 केल्विन लिखे और T2 को हम लोग T1 को हम लोग 373 डिग्री सेल्सियस लिखे और T2 को हम लोग केल्विन लिखे, ठीक ना। तो यहाँ पे देखते हैं कि यानी कि मुख्यतः एक मिनट, थोड़ा लाइट कट गया है, देख रहे हैं कितना से काम चलने वाला है कि नहीं। अर्थात लाइट चलिए आराम से हो सकता है लाइट फिर थोड़ा देर में ही आ जाए, ठीक ना। तो जैसे कि यहाँ पे दिया गया है कि यानी कि यह मुख्यतः अवधारणा बराबर केल्विन को हम लोग डिग्री सेल्सियस के 273.15 के मान से अधिक होता है। यानी कि जब इसको देखा जाए तो यानी कि 273.515 का जो मान जो है यह केल्विन का मान दिया गया है। एक यानी कि 273.15 केल्विन लगभग में इसका मान दिया गया है, मान इसका कैरेट है, लेकिन लिखने के लिए इसको 273 डिग्री सेल्सियस के रूप में लगभग लिखाता है, ठीक ना। तो जैसे कि इसका अधिकांश मान जो होते हैं वो अधिक होता है, ठीक ना, अधिक होता है। तो जैसे कि हम लोग केल्विन बराबर लिखते हैं कि केल्विन बराबर हम लोग 0 डिग्री सेल्सियस लिखते हैं प्लस 273.15, यानी कि केल्विन बराबर हम लोग कितना लिख दें, केल्विन बराबर 0 यानी कि 0 डिग्री केल्विन बराबर प्लस 273, या केल्विन को हम लोग क्या लिखेंगे 373। अब हम लोग यानी कि यहाँ से चल रहे हैं, क्वेश्चन से चल रहे हैं, तो 373 केल्विन 373 यानी कि केल्विन बराबर 0 डिग्री का यहाँ यानी कि यहाँ पे सेल्सियस में लिखा गया है, तो यानी कि सेल्सियस का मान यानी कि 373 यहाँ पे दिया गया है 373, तो 373 लिख दिए, प्लस के चिन्ह है तो प्लस के चिन्ह दे दिए, ठीक ना। और इसका मान कितना है 0 डिग्री सेल्सियस यानी कि 373.15 केल्विन, यानी कि इसका मान दिया गया है कि 373.15 केल्विन। चलिए लाइट भी आ गया, ठीक ना। तो यानी कि इसका मान दिया गया है। जैसे कि यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि के बराबर जब इसको हम यूं ही जोड़ देंगे तो 3 और 3 कितना हो जाएगा 6, 3 और 3 6 और 7 14, तो 14 के मुख्य रूप से हम 4 लिखेंगे, प्लस में 3 2 5 1 6, यानी कि 646.15 है तो 15, तो 646.15 यानी कि लिख सकते हैं, या इसका जब इसका हम केल्विन में निकाले तो या इसका कितना लिख सकते हैं 6 से 46, यानी कि 6 से 46 क्या 6 से 46 लगभग इसका आंसर 6 से 46 डिग्री सेल्सियस में लगभग इसका क्या आया, इसका आंसर आया 6 से 46, इसका क्या आ गया मुख्य रूप से इसका आंसर आ गया, ठीक ना। ठीक है, तो इस हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, इस हिसाब से हम लोग इसका निकालते हैं, ठीक। तो यहाँ पे 373 था, अगर इसको 25 रहता, अगर माना कि 300 जगह के, और ये फर्स्ट क्वेश्चन था, सेकेंड क्वेश्चन इसका दिया गया है कि 25 डिग्री सेल्सियस को जब हम लोग 25 डिग्री सेल्सियस को बनाएंगे तो क्या इसी आधार पे नहीं बन सकता है क्या, आराम से बन सकता है, ठीक ना। तो चलिए जब बनाना है तो इसको मिटा देते हैं और इसी के आधार पे हम लोग बनाते हैं, इसी के आधार पे क्या बनाते हैं जैसे यहाँ पे, अब यहाँ पे इसका मान कितना रखेंगे, यहाँ पे मात्र इसका मान कितना रख देंगे तो 25 केल्विन, इसको मिटा देते हैं। जब हम लोग दूसरा का क्वेश्चन से चलते हैं तो यह क्वेश्चन पूरा आपका हो गया और आंसर से यहाँ पे चल रहे हैं, तो जब 225 मतलब यानी कि क्या है 25 डिग्री
सेल्सियस को हम लोग केल्विन में किस तरह से बदलेंगे, वहाँ पे 373 केल्विन को हम 373 डिग्री सेल्सियस को हम लोग केल्विन में बदले हैं तो 646 आया है। अब जब हम लोग 25 डिग्री सेल्सियस को जब हम लोग केल्विन में बदलेंगे तो कितना आता है, चलिए हम लोग देखते हैं। जैसे कि फिर से हम जब देख रहे हैं तो यानी कि इसका मुख्य अवधारणा यानी कि केल्विन में बदलने के लिए 273.5 के अधिक मान होता है, ठीक ना। जब उसको हम लोग क्या करेंगे 0 डिग्री सेल्सियस पर रखेंगे, क्या करेंगे उसको हम जब क्या करेंगे, जब के को हम लोग कितना रखेंगे 0 डिग्री सेल्सियस पर रखेंगे तो यह कितना में बदल जाएगा, यह मुख्य रूप से 200 यानी कि 273.15 यानी कि इस केल्विन का मान है 273.15, ठीक ना। तो जब इसका 273.15 जब इसका मान आया है तो चलिए हम लोग यहाँ के से देखते हैं। तो के मान कितना हो जाएगा, मुख्य रूप से के मान 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, के मान 25 हो जाएगा, यानी कि 0 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, मुख्य रूप से 25 हो जाएगा, ठीक ना। 0 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, मुख्य रूप से 25 हो जाएगा। तो जब यह इस 25 को हम लोग क्या करेंगे, सॉरी यहाँ पे प्लस के चिन्ह था, जब 25 को हम लोग क्या करेंगे 273.15 केल्विन में इसको जोड़ेंगे तो यह कितना हो जाएगा, जब इसको हम लोग आपस में जोड़ेंगे तो 5 और 3 केल्विन बराबर 5 और 3 8, 5 और 3 8, 7 और 2 9, 2 और 2 सॉरी 7 और 2 9 प्लस ये 2 के 2 तो 298.15 केल्विन, या तो ये और नहीं तो या, यानी कि 298 लगभग 298 केल्विन लगभग इसका आंसर आ गया। जब हम लोग 225 डिग्री के जब हम लोग 25 सेल्सियस को हम लोग केल्विन में बदलेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, केल्विन में बदलने के लिए 298 इसका आंसर आएगा, ठीक ना। और जब हम लोग 325 के यानी कि केल्विन में क्या बोलते हैं 373 को हम लोग जब केल्विन में बदले तो जब हम लोग 373 को अर्थात 373 को जब हम लोग केल्विन में बदलेंगे तो कितना जाएगा, तो 373 को हम लोग केल्विन में बदलेंगे तो 646 आएगा। कितना जाएगा, मुख्य रूप से 646 आ जाएगा, ठीक ना। तो जब हम लोग 373 को बदलेंगे तो कितना आ जाएगा, 646 आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। ठीक ना। जैसे कि इसका नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले इसका मिटाते हैं और हो सकता है कि यह क्वेश्चन आप लोग का अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक ना। तो चलिए अब हम लोग इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बनाने वाला था मुख्य रूप से ये तो आज हम केल्विन में निकालने का तरीका बताए हैं और पिछले दिन हम लोग यानी कि क्या बोलते हैं सेल्सियस में निकालने का बताए हुए थे, उसके बाद डिग्री में निकालने का बताए हुए थे, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हम लोग जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जैसे कि इसका आगे का जो क्वेश्चन जो है वह मुख्य रूप से है कि निम्नलिखित अवलोकनों के कारण पेलोथीन को मतलब रखने पर क्या होता है। चलिए हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन डालते हैं कि निम्नलिखित अवलोकन निम्नलिखित अवलोकनों हेतु कारण लिखो। निम्नलिखित अवलोकन हेतु कारण लिखो। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन है कि नेफ्थलीन को रखा रहने देने पर यह समय के साथ कुछ भी ठोस पदार्थ बोरे
बिना अदृश्य हो जाती है। चलिए, ये क्वेश्चन जो है वह बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन इसका देखिए। मुख्य रूप से यह जो क्वेश्चन जो है वह बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि यहाँ पे नेफ्थलीन दिया हुआ है, लेकिन हम पेट्रोल की बात करते हैं। जैसे कि हम खुद अपनी बाइक में पेट्रोल रखने के लिए डाले हुए थे बोतल में, ठीक ना। तो मुख्य रूप से उसको हम लगभग 15 दिन तक पेट्रोल में अपने गाड़ी में नहीं डाले। जो वो हम जब पेट्रोल जो लाए हुए थे, एक 1 लीटर के बोतल था, उसमें जब पेट्रोल लाए हुए थे और उस पेट्रोल को लाए तो मुझे ध्यान नहीं था, बट उसको हम रख दिए जहाँ पे मवेशी ववेशी बनाता है उस वाले रूम में रख दिए, ठीक ना। तो गांव देहात में उसको भूसकार वाला रूम बोलते हैं, ठीक ना। तो उस रूम में हम लोग डाल दिए, जाकर डाल दिए। जब हमको 10 दिन के बाद याद पड़ा तो फिर कहें कि जाते हैं डाल लेते हैं उसमें का तेल। लेकिन फिर भी मतलब कहें कि अच्छा है तो कोई बात नहीं है, कोनो दूसरा दिन डाल लेंगे जिस दिन इमरजेंसी रहेगा। तो उस दिन भी नहीं डाले। फिर 4-5 दिन के बाद जब याद आया तो कहीं जाना था, मेरे पास बाइक थोड़ा रिजर्व लगा हुआ था, सोचे कि डाल लेते हैं। तो जब हम वहाँ पे देखने गए तो मुख्य रूप से क्या था, उस डिब्बा मुख्य रूप से पूरा खाली था। तो उसका जो पेट्रोल जो था वो मुख्य रूप से कहाँ पे लुप्त हो गया कुछ पता नहीं चला। यानी कि क्या होता है, वह अदृश्य हो जाता है, मतलब वह उड़ जाते हैं, ठीक ना। तो उसी प्रकार से यहाँ पे दिया गया है कि नेफ्थलीन जो है उसको रखा रहने देने पर यह समय के साथ साथ क्या होता है, वह ठोस पदार्थ में बदल जाता है, वह अदृश्य हो जाता है। यानी कि ठोस पदार्थ के बोले बिना वह अदृश्य हो जाता है, मतलब वह ठोस पदार्थ भी नहीं बनता है, वो मुख्य रूप से अदृश्य हो जाते हैं, यानी कि कहीं खो जाते हैं, ठीक ना। तो यह क्वेश्चन जो है बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यह क्वेश्चन जो है बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं, जैसे कि नेफ्थलीन नेफ्थलीन एक वाष्पशील नेफ्थलीन एक वाष्पशील ठोस पदार्थ है ठोस पदार्थ है जो ठोस पदार्थ है जो जो ठोस से द्रव जो ठोस से द्रव अवस्था में आए बिना ही गैस में बदल बदल जाता है गैस में बदल जाता है गैस में बदल जाता है और गैस में बदल जाता है, जिसे हम लोग ऊर्ध्वापर्तन के नाम से भी जानते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वापातन ऊर्ध्वापातन किया करते हैं ऊर्ध्वापर्तन किया करते हैं या ऊर्ध्वापर्तन की क्रिया कहते हैं ऊर्ध्वापर्तन की क्रिया कहते हैं या करते हैं, बात सेम रहता है, ठीक ना। कहते हैं। अतः अतः कुछ समय कुछ समय बाद यह कुछ समय बाद यह कुछ समय बाद यह ठोस पदार्थ छोड़े बिना छोड़े बिना छोड़े बिना छोड़े बिना हवा में
हवा में वाष्प बनकर उड़ जाता है। ठीक, तो मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे में मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे में ये नेफ्थलीन जो है यह एक प्रकार के ठोस पदार्थ है। ये नेफ्थलीन जो है यह एक प्रकार से ठोस पदार्थ है। जब यह ठोस पदार्थ जो है यह मुख्य रूप से द्रव अवस्था में नहीं आके सीधे गैस में बदल गया। यह नेफ्थलीन जो कुछ दिन तक जब वह रह गया, कुछ समय जो ही बीत गया छोड़ देने के बाद, वह द्रव अवस्था में नहीं आके सीधे गैस में बदल गया। जब वह गैस अवस्था में बदलेगा तो वह वाष्पीकरण के द्वारा क्या होता है, उड़ जाता है। तो यहाँ पर लिखा गया है कि नेफ्थलीन एक प्रकार का वाष्पशील है, लेकिन यह वाष्पशील एवं ठोस पदार्थ है जो ठोस द्रव से जो ठोस द्रव अवस्था में आए बिना, मतलब यह ठोस से द्रव अवस्था में नहीं आया, वह सीधे गैस अवस्था में गैस अवस्था में बदल गया, जिसे हम ऊर्ध्वपर्तन के नाम से भी जानते हैं। मतलब वैसे पदार्थ जो ठोस में आए बिना सीधे द्रव में बदल जाते हैं उसको हम ऊर्ध्वपर्तन बोलते हैं। ठीक, और जैसे क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं जैसे में ठोस पदार्थ से सीधे द्रव में आ जाएगा उसको ऊर्ध्वपर्तन बोलते हैं। इसी प्रकार से हम बहुत सारे क्वेश्चन बताए हुए थे पीछे। और अतः इसके कुछ समय बाद यह ठोस पदार्थ मतलब छोड़े बिना यह क्या होते हैं, वाष्प यानी कि वाष्पीकरण के द्वारा हवा में क्या हो जाते हैं, विलीन हो जाते हैं। हवा में क्या हो जाते हैं, उड़ जाते हैं। मतलब यह ठोस से सीधे गैस में बदले और गैस में बदलने के बाद यह वाष्पीकरण के द्वारा क्या हो जाएगा, हवा में विलुप्त हो जाएंगे। इसीलिए शायद मुझे भी लगता है कि वह मतलब वह क्या बोलते हैं, वाष्पशील पदार्थ थे, यानी कि वह द्रव अवस्था में आए और द्रव अवस्था में आकर वह क्या हो गया, वाष्पीकरण के द्वारा वह आकाश में उड़ गया। तब तो मेरा डिब्बा खाली हो गया था ना। ठीक ना, तो आई होप, मुझे लगता है कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक ना, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे कि इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह मुख्य रूप से हमें इत्र अर्थात सेंट की गंध जो होते हैं, सेंट की गंध बहुत दूर बैठे हुए भी पहुंच जाती है। ठीक, जैसे कि हमें इत्र यानी कि अर्थात सेंट जो होते हैं, सेंट जो है यह जब सेंट जो हम अपने शरीर पे स्पेयर करते हैं तो वो सेंट जो है वह मुख्य रूप से उसका सुगंध जो होते हैं वह बहुत दूर से ही क्यों आ जाते हैं। ठीक ना, इसी के बारे में हमको देखना है कि यह गंध जो होते हैं वह दूर बैठे क्यों पहुंच जाता है, कैसे पहुंचता है, आखिर सेंट में क्या चीज पाया जाता है कि वह हमारे जब कोई वहां से गुजरता भी रहता है तो हमारा उसका गंध सुनाई देता है, मतलब गंध सुनने को मिलता है, और नहीं तो उसका गंध मेरे पास आता है। जिस तरह से अगरबत्ती जब जलाते हैं तो उसका सुगंध हमारे मतलब नाकों तक पहुंचता है। ठीक उसी प्रकार से चलिए इसको हम लोग देखते हैं। जैसे कि इत्र जो है, इत्र अर्थात सेंट, यह एक प्रकार का वाष्प वाष्प वाष्पशील पदार्थ है। क्या है, वाष्पशील पदार्थ अर्थात वाष्पशील द्रव पदार्थ बोले तो यह ठोस द्रव एवं गैस कोई भी पदार्थ आ सकता है। अर्थात यहाँ पे हम द्रव जना दिए क्योंकि सेंट जो होते हैं वह पानी तरह की तरह रहता है, यानी कि द्रव लिख दिए, वह द्रव होता है, द्रव होता है, द्रव होता है इसके द्रव होता है इसके इसके कण इसके कण इसके कण अपने इसके कण अपने आप इसके कण अपने आप इसके कण जो होते हैं अपने आप जो होते हैं वो क्या करते हैं, हवा के कणों हवा के कणों के
साथ हवा के कणों के साथ क्या होता है, या मुख्य रूप से मिलकर हवा के कणों के साथ क्या होते हैं, मुख्य रूप से मिलकर चारों तरफ, यानी कि चारों तरफ फैल चारों तरफ फैल जाते चारों तरफ फैल जाते चारों तरफ फैल जाते हैं और इत्र मतलब चारों तरफ फैल जाते हैं। और सेंट का जो मतलब क्या होते हैं, सेंट जो होते हैं, यानी कि इस सेंट के कणों जो होते हैं चारों तरफ से फैल जाते हैं। और इत्र के यानी कि उस सेंट के कणों के यानी कि क्या होते हैं, एक मिनट देख लेते हैं। यानी कि इत्र जो होते हैं वो मुख्य रूप से वाष्पशील पदार्थ है। इत्र जो है एक प्रकार का वाष्पशील अर्थात ठोस पदार्थ है, जो इसके कण अपने आप हवा के चारों कणों के साथ मिलकर चारों ओर फैल जाते हैं। यानी कि जब हम लोग सेंट मारते हैं, अगरबत्ती मतलब करते हैं, या कोई भी चीज के ज्यादा यूज करते हैं, वो वाष्पशील पदार्थ होते हैं, जो पूरे वाष्प में क्या होते हैं, हिल मिल घुल जाने के कारण वह पूरे वायुमंडल में मिल जाते हैं। अर्थात जितना उसका अपना कैपेसिटी होते हैं, मतलब 5 मीटर 7 मीटर 10 मीटर के रेंज में वह मिल जाते हैं, जिससे उसका सुगंध जो होते हैं पूरा फैल जाते हैं। क्या होते हैं, उसकी सुगंध जो होते हैं मुख्य रूप से पूरा फैल जाते हैं। और इत्र के कणों की तरह, यानी कि क्या होते हैं, फैल जाते हैं। और इत्र के कणों की तरह मतलब यह फैल जाते हैं, ठीक ना, चारों तरफ से। यानी कि इसका जो कण जो होते हैं वह मिलकर चारों तरफ जो होते हैं वह फैल जाते हैं। किधर गया, केदार अपने से मिलकर चारों तरफ से क्या होते हैं, मुख्य रूप से फैल जाते हैं। और इत्र के कण जो उसका सेंट का जो कण जो होते हैं, ठीक ना, सेंट का जो कण जो होते हैं इस तरह फैलने के कारण कुछ ही यानी कि इस फैलने के कारण कुछ दूरी पर बैठे होने के बावजूद बैठे होने के बावजूद बैठे होने के बावजूद हम इसकी गंध प्राप्त कर लेते हैं। यानी कि क्या होते हैं, ये जो इत्र जो होते हैं, यानी कि वह वाष्पशील पदार्थ है, जिसको हम लोग क्या करते हैं मुख्य रूप से, जैसे कि इसका जब हम लोग पूरे कण में यह मिला हुआ रहता है, तो जो इसका कण पूरा मुख्य रूप से मिला हुआ रहता है उसको हम लोग क्या करते हैं, मुख्य रूप से जब उसका कण मिला हुआ रहता है तो उस कण पूरा वायुमंडल में फैला हुआ रहता है। और जब वह फैला हुआ रहेगा, अर्थात जिसका उतना दूरी तक उसका कैपेसिटी रहता है कि वह इतना दूरी तक उसका कैपेसिटी सहन कर सकता है, तो मतलब वह उस तरह बैठे रहता है और उसका दूरी क्या करता है, मुख्य रूप से उसकी गंध को प्राप्त कर लेता है। और उसका जितना दूरी रहता है वो अपना दूरी तक रहता है, ताकि उतना दूरी तक उसका जो बैठे आदमी रहता है उसका गंध को क्या कर लेता है, मुख्य रूप से वह सुगंधित कर लेता है। क्या कर लेता है, मुख्य रूप से वह सुगंधित कर लेता है, ठीक ना। तो मुझे लगता है कि यह क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक ना। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। जैसे कि इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह मुख्य रूप से देखा गया है कि निम्नलिखित पदार्थों के उनके कणों के बीच बढ़ते हुए
बढ़ते हुए आकर्षण के अनुसार व्यवस्थित करें। उसके आकर्षण के अनुसार क्या करना है, उसका व्यवस्थित करना है। जैसे इसका क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित पदार्थों को उनके बीच बढ़ते हुए किस आकर्षण को यानी कि आकर्षित करते हैं। तो जैसे में सबसे फर्स्ट में लिखते हैं जल, सबसे फर्स्ट में क्या लिखते हैं, जल। दूसरा में लिखते हैं चीनी, और तीसरा में लिखते हैं हम लोग ऑक्सीजन। ठीक ना, ऑक्सीजन लिख दिए। तो जैसे कि यहाँ पे दिखा गया है कि पदार्थ की जो ही बात करता है, यहाँ पे जल है, चीनी है और ऑक्सीजन है। ठीक ना, तो यहाँ पे जो चीनी जो है, इसको हम लोग क्या मानेंगे, ठोस, द्रव और गैस। यानी कि चीनी को हम लोग, जो चीनी जो रहता है वो थोड़ा ठोस पदार्थ है, थोड़ा बज्जर रहता है, उसको हम ठोस मान लेते हैं। जल जो है वो द्रव अवस्था में रहता है, तो उसको हम लोग द्रव मान लिए। और ऑक्सीजन जो होते हैं वो वायुमंडल में मिला हुआ रहता है, इसलिए उसको गैस मान लेते हैं। तो पदार्थ के मुख्य रूप से कितना अवस्था है, तो पदार्थ के मुख्य रूप से 3 अवस्था है। चलिए इसके बारे में हम लोग देखते हैं। जैसे कि इसका आंसर से हम लोग चलते हैं। यह मुख्यतः मुख्य अवधारणा इस तरह है कि इसकी कणों, यानी कि किसकी कणों, पदार्थ के कणों के भाज्य की दूरी उनके भौतिकी गुणों या कथी है, निर्भर, उनके भौतिकी गुणों पर या निर्भर करती है। उसकी क्या होते हैं, अब यहाँ पे इसका गुण का भी बात कर दिया, यानी कि पदार्थ का क्या होता है, पदार्थ का यहाँ पे गुण का भी बात कर दिया। ठीक ना, तो जब यहाँ पे पदार्थ का गुण का बात जब किया, ठीक ना, और इसका जो भौतिकी गुण है, तो मुख्य रूप से पदार्थ का जो भौतिक गुण जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठीक ना, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे पिछले क्लास में भी हम आप लोग के बीच बताया गया था कि पदार्थ का जो मुख्य रूप से अवस्थाएं जो है, वह मुख्य रूप से इसका 3 अवस्थाएं के आधार पर इसका बनाया गया था। ठीक है, जैसे में यहाँ पे हम चीनी के छोटे छोटे दाने रख देते हैं। यहाँ पे हम लोग चीनी रख दिए। ठीक है, यहाँ पे क्या रख दिया, इसको हम लोग चीनी बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, चीनी, जो मुख्य रूप से सेकेंड वाला में यहाँ पे चीनी दिया गया था। ठीक ना, हम लोग इसमें क्या रखते हैं, इसमें जल रख देते हैं। इसमें हम लोग क्या रख देते हैं, जल रख देते हैं। ठीक है, और अर्थात इसमें क्या है, पूरा ऑक्सीजन, इसमें सभी में क्या रख देते हैं, ऑक्सीजन। मतलब यह सभी क्या चीज से भरा हुआ है, तो यह सभी जो भरे हुए हैं यह ऑक्सीजन से भरे हुए हैं।
ऑक्सीजन से भरे हुए हैं, ठीक ना। तो जैसे कि यह ऑक्सीजन से जो भरे हुए हैं, जैसे कि यह चीनी जो हो जाएगा, यह चीनी क्या हो जाएगा, चीनी जो हो जाएगा वह ठोस हो जाएगा, और यह जल जो है क्या हो जाएगा, द्रव हो जाएगा, और अर्थात यह ऑक्सीजन जो है यह क्या हो जाएगा, गैस हो जाएगा। ऑक्सीजन जो है यह क्या हो जाएगा, मुख्य रूप से गैस हो जाएगा। तो यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित पदार्थों के उनके कणों के बीच बढ़ते हुए आकर्षण के अनुसार व्यवस्थित करें। तो यानी कि इसका मुख्य रूप से पदार्थ का 3 कण था, जल, चीनी और ऑक्सीजन। तो हमने जल को जब इसका यानी कि बढ़ते हुए में रखे, बढ़ते हुए आकर्षण के अनुसार जब इसका बनाया है, तो यह क्या हो गया, द्रव में चेंज हो गया। मुख्य रूप से क्या चीज में चेंज हो गया, तो यह द्रव में चेंज हो गया। और ऑक्सीजन को हम लोग चेंज किए तो गैस में हो गया, और चीनी को क्या चीज में चेंज कर दिए, ठोस में चेंज कर दिए। तो यानी कि इसके अव्यय के गुणों जो है जब इसको हम लोग चेंज कर दिए तो ठोस, द्रव और गैस के रूप में चेंज हो गया, ठीक ना। तो आई होप, मुझे लगता है कि यह क्वेश्चन आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक ना। तो चलिए, जैसे कि अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसका नेक्स्ट पॉइंट लेके आते हैं, और जैसे कि कल मंगल है तो कल हम लोग इकोलॉजिकल के बारे में पढ़ते हैं, ठीक ना। तो चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। सबसे पहले कैसा लगा आप लोग का वीडियो, अगर अच्छा लगा तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक ना। चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। फिलहाल में तब तक के लिए धन्यवाद।